Hello guys, how are you? I am AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। कैसे हैं आप? एंड आई होप आप अच्छे होंगे। आइए आज आपकी एक नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडिफरेंट प्रोनाउन। आप लोगों ने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के आप लोगों ने पार्ट्स के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन में आप लोगों ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आप सब लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आप लोगों को एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताया। आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताया। तो प्रोनाउन की जो टॉपिक हमारी चल रही है गाइस, उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। आइए हम अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप कंपटीशन में बैठे हैं, अब देखिए परीक्षा देने जा रहे हैं। अब हमने कोई टॉपिक शुरू किया और बीच में टॉपिक बंद कर दे, उस टॉपिक को पूरा ना करें तो भी आप लोगों के सामने एक प्रश्न होता है कि यहाँ तक हम पढ़े थे, अब यहाँ से यहाँ तक का बाकी है। इसलिए मुझे एक टॉपिक को उठाते तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए गाइस, आप लोगों के सामने एक जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा, आप कंपटीशन में दे जा रहे हो, आप 12th क्लास में हो और आप सिंटैक्स टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको वहाँ पे इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए दे दिया जाए, तो कैसे आप अपने या छोटे स्तर की परीक्षाओं में भी हो तो भी इस प्रोनाउन को जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप 12th के और कंपटीशन के बच्चे पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोनाउन कौन नहीं पढ़ता है। प्रोनाउन तो सबको पढ़ना चाहिए, 9th को, 10th को, 11th को, 12th को, सबको पढ़ना चाहिए। देखिए ध्यान से, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई आप बताओ आई क्या है, मी क्या है, तो आप तुरंत कह देते हो पर्सनल प्रोनाउन। आपसे कोई कहता माई सेल्फ क्या, तो आप कहते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों कहते हो? क्योंकि आपको उसका सिम्टम पता है, प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ प्रोनाउन के बारे में जान लिया, उसके डिफिनेशन जान लिया, काइंड्स ऑफ सबका नाम जान लिया, अब उसके बारे में उसके अंदर जब घुस रहे हैं तो नहीं पता है। उसी तरह से जब डिमॉन्स्ट्रेटिव का नाम आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में सिर्फ 4 ही वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत। अब मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको यहां लिखा हूं, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट अर्थात बताने या डिमॉन्स्ट्रेट या संकेत देने का काम करते हैं, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्ति हो या वस्तुओं हो उसे पॉइंट आउट बताते हैं, दिखाते हैं, संकेत करते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं गाइस। अब देखिएगा, मैंने कहा था पहले ही दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज आर ओनली द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मैं आपको इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं कि दिस और दैट क्या है, दीज और दोज क्या है। सबसे पहले जानिए, दिस और दैट जो होता है ये सिंगुलर होता है, और दीज और दोज ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब मेरी बात को जरा समझिए, हमने कहा दिस दैट सिंगुलर होता है, दीज और दोज आपका प्लूरल होता है, लेकिन अंतर क्या है गाइस, जरा बात को समझिएगा। अंतर क्या है? जैसे मैं यहां पे आपसे कह दूं कि ये दिस क्या काम करता है, दैट क्या काम करता है, दीज क्या काम करता है, दोज क्या काम करता है, तो नियरनेस अर्थात नजदीकी को दिखाने के लिए दिस और दीज, और दूरी को दिखाने के लिए दैट और दोज। लेकिन अब कोई चीज दूर है, अगर वो सिंगुलर है तो दैट, वो वस्तु, वो व्यक्ति अगर सिंगुलर है तो दैट, और कोई चीज दूर है अगर वो व्यक्ति या वस्तु प्लूरल है तो दोज, और अगर कोई चीज नजदीक है तो वहां पे सिंगुलर है तो दिस, और अगर वो चीज नजदीक है और वो प्लूरल है तो क्या होगा, दीस। तो मैंने कहा कि दिस और दीज ये नजदीक के लिए, दैट और दोज ये दूरी के लिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज दिस, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? ये पेन क्या है, ये पेन क्या है? ये पेन सिंगुलर है, एक पेन है। तो मैंने प्रश्न किया व्हाट इज दिस, तो आपका उत्तर ये आएगा दिस इज ए पेन, नहीं दैट इज ए पेन, क्योंकि ये पेन मेरे नजदीक थी इसलिए मैंने कहा दिस, व्हाट इज दिस। अब लेकिन ये पेन आपसे दूर है तो आप क्या बोलोगे, दैट इज ए पेन। तो दिस और दैट ये दोनों क्या कर रहा, पॉइंट आउट करने का काम कर रहा, किसको, कलम को, पेन को। तो मैंने दिस क्यों यूज किया और आपने दैट क्यों यूज किया गाइस? इसलिए क्योंकि ये मेरे नजदीक थी और वो आपके दूर थी। अब मान लीजिए 4 बिल्लियां बैठी हैं, तो मैं कह दूं व्हाट आर दीज, ये क्या है। दीज वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि अब वो एक नहीं, अब कई हैं। तो आप उत्तर दोगे दोज आर कैट्स, वे क्या है, बिल्लियां हैं। तो मेरे नजदीक वो बिल्लियां थी, वो प्लूरल थी,
कई थी इसलिए मैंने दीज वर्ड यूज किया, अब चूंकि आपके दूर थी प्लूरल थी इसलिए आपने दोज वर्ड यूज किया। इन दिस वे वी कैन से दैट दिस दैट दीज दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस और दैट ये सिंगुलर होता है, दीज और दोज प्लूरल होता है गाइज, लेकिन दिस और दीज नजदीकी को दिखाता है, दैट और दोज दूरी को दिखाता है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया दैट इज द ताजमहल, वह ताजमहल है। अब आप ताजमहल के किनारे पहुंच गए, बहुत दूर हैं, वहां से दिखा रहे हैं वो देखो ताजमहल है, तो दैट इज द ताजमहल। ये दैट ताजमहल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि ताजमहल एक है इसलिए यहाँ पे हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब जरा देखिएगा, मैंने कहा दीज आर द बुक्स, ये वही किताबें हैं जिसे आई फाउंड इन द बैग, जिसे मैंने बैग में क्या किया था, पाया था। यानी कुछ किताबें रखी हुई है, उस किताबों के बारे में कोई कह रहा दीज आर द बुक्स, ये किताबें हैं जिसे मैंने कहाँ पाया था, बैग में पाया था। ये दीज वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि किताबें कई हैं और दूसरा प्रश्न वो किताबें नजदीक है। तो आप इस बात को देखिएगा, जब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो दिस दैट दीज दोस के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे इस का प्रयोग हुआ है दैट के तुरंत बाद, और यहाँ पे दिस के तुरंत बाद आपका आर का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक मैं नोट बता दूं गाइस, अगर दिस दैट दीज दोस के बाद वर्ब ना आवे, उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, इसके बाद वर्ब आवे, तो वही दिस दैट दीज दोज वर्ड जो है ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, अब ये एडजेक्टिव कहलाने लगेगा और उसका नाम होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोनों में फर्क इस बात का है कि दिस दैट दीज दोस के तुरंत बाद वर्ब आवेगी तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और दिस दैट दीज दोस के तुरंत बाद अगर नाउन आवेगा फिर वर्ब आएगी तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के सहारे में आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने कहा दिस पेन इज माइन, देखिए यहाँ पे दिस के बाद पेन आया हुआ है, इसके बाद वर्ब आई है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ये दिस क्या है तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहोगे गाइस। यहाँ पे जरा देखिएगा दीज बुक्स, यहाँ पे देखिए दीज के बाद बुक्स आया हुआ है, अब ये दीज के बाद बुक्स है, दीज के बाद नाउन आया हुआ तब वर्ब आया हुआ है, अब ये आपका जो दीज वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, आप क्यों दिस दैट में क्या अंतर है, दीज दोज में क्या अंतर है, किसका प्रयोग कब करेंगे, ये सब आपको पता चल गया। चलिए आइए मैं अगली टॉपिक पे चलता हूँ, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम, अर्थात गाइस ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर, परस्पर जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं उन्हें ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और सिर्फ आपको बता दें, ओनली टू pronoun that is the each other and one another are two only the reciprocal pronoun in the case of the pronoun topic। pronoun की टॉपिक में, pronoun के मामले में सिर्फ each other and one another, ये सिर्फ दो ऐसे होते हैं जो reciprocal pronoun कहते हैं। ये परस्पर वाचक सर्वनाम होते हैं क्योंकि दो pronoun से मिलकर बनते हैं, each और other दोनों मिलकर एक pronoun बना है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, reciprocal pronoun कहेंगे। each other हमारा reciprocal pronoun है और आपका one another भी हमारा reciprocal pronoun है गाइस। अब जरा देखिएगा, मैं एक बात कह दूं, इन दोनों में एक अंतर है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और वन एंड अदर का प्रयोग मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच अदर, और मोर देन टू, दो से जो अधिक होगा वो वन एंड अदर का प्रयोग कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे मैंने कहा The two friends quarreled with each other, दो मित्र क्वेरल्ड झगड़ा किए विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। क्यों आपने यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया, क्योंकि वो मित्र जो झगड़ा कर रहे हैं वो कितने हैं, दो हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, वी ऑल, हम सभी, लव प्यार करते हैं, वन एंड अदर, ठीक है, वन एंड अदर, वहां पे देखिए ध्यान से, वन एंड अदर, हम देखिए यहाँ पे छूट गया था, मैं आपको बता दूं कि वी ऑल लव, हम सभी प्यार करते हैं, वन एंड अदर, एक दूसरे से। तो यहाँ पे गाइस ईच अदर और वन एंड अदर ये दोनों क्या शो कर रहा है, ईच अदर दो लोगों को शो कर रहा है और वन एंड अदर किसको शो कर रहा है, बहुत, मोर देन टू, दो से, वी ऑल, हम सभी, कितने हैं पता नहीं कितने हैं। तो मुझे लग रहा होगा
कि अब आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में ये अच्छी तरह समझ में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या, तो आप सीधे सीधे कहेंगे ईच अदर एंड वन अदर। ओनली टू प्रोनाउंस आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ईच अदर के बारे में कहेंगे ईच अदर का प्रयोग जो होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। वन एंड अदर का प्रयोग मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको मैंने एग्जाम्पल से आपको वेरीफाई करने का प्रयास किया है। यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करें इसलिए ईच अदर, और हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, वन एंड अदर का प्रयोग किया। अगर आप कंपटीशन में बैठे हों, आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो, आप 12th में हो, आप सिंटैक्स के क्वेश्चन नंबर 4 में, आप कक्षा 12 में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंटैक्स मिलता है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए दे दिया जाए, अगर यहाँ पे वन एंड अदर दे दिया जाए और यहाँ पे ईच अदर दे दिया जाए, तो आप उसको फट चेंज कर देंगे और यहाँ पे ईच अदर कर देंगे, यहाँ पे वन एंड अदर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन एंड अदर का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि झगड़ा करने वाले व्यक्ति कौन है, दो हैं। और यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लूरल को शो किया जा रहा है, दो से अधिक को शो किया जा रहा है। प्लूरल तो दो भी हो सकते हैं, मैं मोर देन टू की बात कर रहा हूँ, दो से अधिक की बात होगी तो यहाँ पे वन एंड अदर का प्रयोग होगा। अब हम अपनी अगली टॉपिक पर चलते हैं गाइस, जिसका नाम होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम लेने से स्पष्ट है ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित संख्या का, व्यक्ति का, वस्तु का बोध होता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चित वाचक सर्वनाम जिसकी संख्या निश्चित ना हो, वो कितने हैं पता ही न चल पाए, वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिएगा वो कौन कौन से प्रोनाउन हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे आपसे कहा दिस दैट दीज दोज कौन सा, तो आप कह दोगे ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। अगर आपसे कोई कह दे ईच अदर वन अदर है, तो आप क्या कहोगे, रेसिप्रोकल है। उसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, तो आइए मैं सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपके सामने रखा हूँ गाइस। आप देखोगे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। याद रखना होगा आपको क्या, एवरी, सम, नो, एनी। ये वर्ड याद कर लिए तो तुम्हें सब याद हो जाएगा। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। फिर एवरीवन देख रहे हो, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, वन वाला हो गया। फिर देखो थिंग हो गया, एवरीथिंग, समथिंग, नोथिंग, एनीथिंग। यानी बड़ी, वन और थिंग, तीन वर्ड याद कर लिए। उसके पहले आपने एवरी, सम, नो और एनी लगा दिया, आपका मामला क्लियर हो गया और आप जान जाओगे इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन है। यानी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इसके बाद ऑल, सम, एनी, फ्यू, मेनी, लिटिल, वन, अदर, अदर्स, ये सारे प्रोनाउन इंडेफिनिट ही कहलाते हैं गाइस। जैसे मैंने कहा एवरीवन बिलीव्ड हिम, प्रत्येक लोग बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास करते। किसी व्यक्ति पर प्रत्येक लोग विश्वास करते हैं। आप जरा बताओ, मुझसे बताओ कितने लोग विश्वास करते हैं? 10, 15, 20, 25, कितने हैं? संख्या पता नहीं है। जब संख्या पता नहीं तो कौन सा होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहां जरा देखिएगा, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदा हुए हैं, महान पैदा हुए हैं। कितने महान पैदा हुए, संख्या पता ही नहीं है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा भैया? सम और एवरीवन। ये क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, क्योंकि इस प्रोनाउन से निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। तो आई होप आप सब लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में और इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन घर पे पढ़िए, मस्ती से पढ़िए और धमाकेदार वीडियो का वेट करिए। फिर कल मिलेंगे और आपको फिर आगे पढ़ाएंगे कैसे आपको अगले प्रोनाउन पर कमांड बनाना है। तो जल्दी जल्दी आप कापी कलम निकाल लीजिए और एकदम इसका नोट्स बना लीजिए। फिर अगली वीडियो के लिए उस नोट्स बनाने के लिए इंतजार करिएगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फिर आप लोग क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक लॉकडाउन है घर पे बैठ के आप पढ़ाई करेंगे, मुझे आप विश्वास दिलाएं कि आप घर पे जरूर पढ़ेंगे। और हमारा ये भरोसा है कि हम आपके साथ निरंतर उन्नति के लिए चलते रहेंगे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।